फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ अजीब सी घिनौनी रिचुअल्स देखने को मिलती है जहां सोल को मूव करने की बात हो रही थी। देन कई औरतों को अजीब तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और फाइनली यहाँ किसी डीमन टारिन की बात हो रही थी। इस खतरनाक इंट्रो सीन के बाद हम पाइपर नामक बच्ची से मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे हल्की फुल्की शेप्स एंड लाइट्स नजर आती है, बट स्टिल वो इंसानों को देख भी नहीं सकती। पाइपर के बड़े भाई का नाम एंडी है जो कि 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा और एंडी एक्चुअली में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पिता 2 शादी किए थे, जहां पहली बीवी का बेटा एंडी है और दूसरी बीवी की बेटी पाइपर, और यहाँ एंडी एंड पाइपर काफी क्लोज हैं। अब एक दिन इनके पिता बाथरूम में ही गिर के समाप्त हो जाते हैं, जिस वजह से एंडी और पाइपर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में वेंडी नामक लेडी जो कि चाइल्ड सपोर्ट से थी, मतलब जो लोग फॉस्टर होम में डालते हैं बच्चों को, वो इन्हें किसी लॉरेन नामक औरत के घर पे रहने के लिए असाइन करती है। लॉरेन पहले इसी ऑफिस में एज काउंसलर काम करती थी और इसीलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि लॉरेन इन्हें अच्छे से पालेगी। वैसे लॉरेन यहाँ सिर्फ पाइपर को लेना चाहती थी, लेकिन एंडी कहता है कि 3 महीने के बाद वो 18 का हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देगा। तो बस 3 महीने के लिए एंडी लॉरेन के साथ रहेगा, जिसके लिए लॉरेन मान गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एंडी और पाइपर के बीच एक कोड वर्ड है विच इज ग्रेप फ्रूट, और इस कोड वर्ड का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, रादर इट्स लाइक ट्रस्टिंग ईच अदर किसी बात पे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में कई जगह से यूज किया गया है, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इस चीज को हटा दूंगा, इसलिए अभी आपको बता दिया। खैर, तो आगे हम एंडी और पाइपर को लॉरेन के घर पे आते देखते हैं और लॉरेन इन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पाइपर को बहुत पसंद कर रही थी और एंडी को कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि लॉरेन चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ आए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल में लेती है जिसमें एंडी का फेस ही ढक गया था। देन वो एंडी को बार बार गलत नाम से पुकार रही थी, एज इफ एंडी उसे याद ही नहीं है। अब लॉरेन के घर पे एक और फॉस्टर सन था नेम्ड ऑलिवर, और ऑलिवर म्यूट था। लॉरेन बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथी था, और कैथी भी ब्लाइंड थी, लेकिन घर के ही एक पूल एक्सीडेंट में कैथी डूब के खत्म हो गई, और उसी इंसिडेंट के बाद से ऑलिवर सिलेक्टिवली म्यूट हो गया है। अब हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन फिलहाल कोई काम वगैरह नहीं कर रही थी, एंड इट्स पॉसिबल कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो। कमिंग बैक टू स्टोरी, आगे पाइपर और एंडी को अपना अपना कमरा मिलता है और यहाँ लॉरेन एंडी से बातें करने आती है। बातों के दौरान एंडी जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन एकदम से उसका फोन उठा के उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। इस बात पे जब एंडी रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसे बिहेव करती है एज इफ एंडी उन पे हमला कर रहा है, लेकिन एंडी तो बस अपना फोन वापस मांग रहा था। आगे हम लॉरेन को पाइपर पे नजर रखते हुए देखते हैं, देन ऑलिवर को एकदम क्रीपीली बिहेव करते देखते हैं। लॉरेन यहाँ अपने फोन पे बार बार वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही थी और प्रेडिक्शन में जल्द ही हेवी रेन की संभावना थी। अब उस रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन अपने घर के बाहर वाले चेंबर में ऑलिवर को लेके जा रही थी। एंडी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि वो अपने पैंट में ही सूसू कर दिया था। नाउ दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग क्योंकि एंडी ऑलमोस्ट 18 साल का था और वो पहले ऐसा कभी किया नहीं था। हम समझ पाते हैं कि एंडी अब भी अपने पिता के गुजर जाने से ट्रॉमेटाइज था और वो बाथरूम देख के ही डर जा रहा था क्योंकि उसके पिता बाथरूम में ही खत्म हुए थे। अब उस दिन एंडी के पिता की फ्यूनरल थी और यहाँ भी एंडी अपने पिता के शरीर को नहीं देख पा रहा था। पाइपर के पूछने पे वो बोल देता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ लॉरेन चुपके से एंडी के पिता के सर के बाल को काट के रख लेती है। देन वो एंडी पे प्रेशर डालती है कि वो अपने पिता को देखे और उन्हें फाइनल गुड बाय किस दे। एंडी के लिए ये सब डिफिकल्ट था, स्टिल वो ऐसा करता है और सबके जाने के बाद लॉरेन भी एंडी के पिता के लाश को किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑलिवर घर पे ही था और वो बार बार ग्लास डोर पे अपने हाथ पटक रहा था। वो कांच को तोड़ देता है जिससे उसके हाथों में भी चोट आती है। स्टिल वो बिना चोट की परवाह किए घर के बाहर वाले चेंबर के पास जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ऑलिवर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ लॉरेन घर वापस आती है और वो एंडी एंड पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाती है ताकि ये लोग अपने पिता के जाने के गम को भुला सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने भी देती है एंड ये तीनों ठीक ठाक बॉन्ड करते हैं। एक पॉइंट पे ड्रंक हालत में एंडी और लॉरेन एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं, जहां लॉरेन बताती है कि वो अब भी अपनी बेटी केथी के खत्म हो जाने को भुला नहीं पाई है। वो अपनी बेटी के मुंह से एक और बार मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं एंडी शेयर करता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे।
जी हाँ, एंडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाके शावर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को इसकी आवाज ना आए। लेकिन एंडी के पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनके दूसरे बीवी की बेटी थी जिन्हें वो पसंद करते थे। इसी सब वजह से एंडी बचपन में बदमाशी करता था ताकि उसे अपने पिता से अटेंशन मिल सके। और वो कुछ तो कांड भी किया था जब वो 8 साल का था। क्या कांड था वो अगेन आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ इन सब बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है। अब एंडी के सोते ही लॉरेन एक मग में सुसु करती है, देन वो एंडी के पैंट पे ये सुसु डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी खुद अपना बेड वेट नहीं किया था, रादर लॉरेन ये सब कांड कर रही थी। लॉरेन यहाँ एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी इज नॉट फिट फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। इसके बाद लॉरेन एंडी के फोन को उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसका पूरा फोन चेक करती है। तभी लॉरेन को ओलिवर की बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है और वो ओलिवर को पकड़ के उसे नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से अजीब बातें कहती है, लाइक मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है बट डोंट वरी क्योंकि जल्द ही वो समय आ जाएगा जब तुम खा सकोगे। यहाँ ओलिवर भी अजीब तरह से लॉरेन को देख रहा था और एक पॉइंट पे तो लॉरेन को मिरर में ओलिवर की जगह एक डीमन दिखता है, जिसके बाद ये मिरर टूट जाता है। सो यस, ओलिवर नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर डीमन श्योरली है। खैर अगली सुबह लॉरेन जानबूझ के एंडी के कपड़े धोने की बात करती है एंड देन वो जानबूझ के पाइपर के सामने पॉइंट आउट करने लगती है कि देखो कैसे एंडी बेड पे ही सुसु कर दिया है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को लेके कहीं बाहर जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर थे। एंडी को यहाँ वॉशरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वो बाहर जाके नहाता है। देन एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है और उसे एक कैंटलोप यानी खरबूजा होता है ना, वो खाने को देता है। लेकिन दोस्तों ओलिवर तो खरबूजे की जगह चाकू ही चबा के खाने लगता है और इससे उसका पूरा मुंह कटने लग गया था। एंडी तुरंत ही ओलिवर को हॉस्पिटल चलने को बोलने लगता है और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना हुआ था। अब जैसे ही एंडी ओलिवर को इस व्हाइट सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अजीब तरह से रेजिस्ट करते हुए चिल्लाने लगता है। अब इससे पहले एंडी ओलिवर को सर्कल एरिया से बाहर लेके जाता, लॉरेन और पाइपर वापस आ जाते हैं और लॉरेन एंडी पे खूब चिल्लाती है और ओलिवर को तुरंत घर में लेके जाती है। लॉरेन ओलिवर को एक कमरे में ले जाती है और वहां वो VHS टेप पे कुछ रिचुअल जैसा देखने लगती है। अब दोस्तों ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस रिचुअल में एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे हैंड से सर्कल जैसा मोशन रब किया जाता है। लॉरेन भी ओलिवर के सर पे ऐसा ही करती है, मतलब सर्कल मोशन रब करती है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली ओलिवर शांत हो जाता है। लॉरेन यहाँ ओलिवर को एंडी के पिता वाले बालों का गुच्छा खाने भी देती है, जिसे ओलिवर खाने लगता है। ओलिवर के शांत होने के बाद लॉरेन इस सब के लिए एंडी को ब्लेम करती है और यहाँ हमें एक बात पता लगती है, दरअसल लॉरेन ही ये रिपोर्ट करने वाली थी कि एंडी फिट है कि नहीं फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। एंड ऑफ कोर्स लॉरेन तो एंडी को अनफिट ही घोषित करेगी। इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को पूरी तरह लॉरेन पे शक होने लग जाता है कि वो नॉर्मल तो नहीं है और उसके अंदर कई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, लाइक लॉरेन का अपने डॉग को स्टफ करके रखना, विच टेल्स अस कि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती है और उसकी बेटी केथी अब नहीं रही तो शायद उसी को लेके वो कुछ तो प्लान कर रही है। अब उस रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में ओलिवर आता है। एंडी ओलिवर की जगह अपने पिता को देखता है, मतलब ये एंडी का हेलुसिनेशन था और पिता कह रहे थे कि वो बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंडी हड़बड़ा जाता है और वो बाथरूम में ही गिर जाता है। इससे उसके सर पे चोट आती है और उसे कॉन्कशन भी हो जाता है। अगले सीन में हम एंडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो रिकवर कर रहा होता है और लॉरेन उससे मिलने आई होती है। एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई तो बारिश में मरेगी। ये सुनकर लॉरेन ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसे इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बात को पलट देती है, सेइंग कि ये एंडी की हेलुसिनेशन होगी, एज उसके पिता शावर में खत्म हुए थे, इसलिए उसे बारिश वगैरह जैसी या उसमें कोई मर रहा है ऐसे सोच आते हैं। खैर इसके बाद लॉरेन घर वापस आती है और अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश में पाइपर के साथ नाचती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है एंड देन पाइपर को अपनी बेटी केथी के कपड़े पहना देती है। लॉरेन यहाँ धीरे से अपना एजेंडा पुश करती है, सेइंग कि पाइपर को हमेशा उसके साथ ही रह जाना चाहिए। ये सुन के पाइपर कहती है कि वो और एंडी कुछ महीनों के अंदर ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो लॉरेन से वीकेंड पे मिलने आते रहेंगे। ये बात सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो पाइपर को कुछ दिखाने की बात करती है। वो पाइपर को उसी घर के बाहर वाले चेम्बर या शेड में ले जाती है और वहां फ्रीजर में केथी की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन अपनी बेटी की लाश को आज तक प्रिजर्व करके रखी थी और वो पाइपर को इसे टच करने को कहती है। पाइपर फील करती है कि ये तो मीट जैसा कुछ है, लेकिन पाइपर इसे देख नहीं पाती। अब अगले सीन में लॉरेन एंडी को घर वापस लाती है और यहाँ हम कुछ और बातें समझ पाते हैं, लाइक एंडी एक्सरसाइज करता था और क्रिएटिन लेता था, तो लॉरेन इस बात को नोटिस कर ली थी और उसके सप्लीमेंट स्टैक में शायद कुछ तो मिलाने लग गई थी।
मतलब ऐसा कुछ जिससे एंडी का हार्मोन्स बढ़ जाए, वो गुस्से में आ जाए, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। अब ये चीज क्लियरली दिखाई नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेन बिहेव कर रही थी, आई थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ आइडियली मुझे ये थियरीज में रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। एनीवेज, उस रात लॉरेन कुछ भयानक करती है। वो खुद पर एंडी की बॉडी स्प्रे मार लेती है, देन पाइपर के कमरे में तब जाती है जब पाइपर सो रही थी। फिर लॉरेन पाइपर के फेस पे जोर से पंच करती है और भाग जाती है। ऐसे में पाइपर दर्द में चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन उसे क्या स्मेल आती है? वेल, एंडी के बॉडी स्प्रे की। और ऐसे में पाइपर को लगता है कि उसे एंडी ही मार के भागा है। अगली सुबह लॉरेन बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एंडी पे डाल देती है, सेइंग कि कल रात वो एंडी को पाइपर के कमरे में जाती देखी थी और एंडी ही पाइपर को चोट पहुंचाया है। ये सब सुन के एंडी एकदम बौखला जाता है और काइंड ऑफ कंट्रोल खोने लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स जो कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में मिक्स कर रही थी। लॉरेन यहाँ ये तक कह देती है कि एंडी पता नहीं क्या सब खाता पीता रहता है, जिस वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हैं और वो अग्रेसिव हो गया है। वो इस सब के लिए एंडी के पिता को ब्लेम करती है, सेइंग कि एंडी के पिता उसे मारते थे और अब एंडी अपनी छोटी बहन को सेम वे में मारने लगा है। लॉरेन ये इंप्लाई करना चाह रही थी कि एंडी पाइपर को लेकर जेलस फील करता है। पाइपर को नहीं पता था कि उसके पिता एंडी को मारते थे, एंड दिस वाज अ शॉक फॉर हर। इनफैक्ट इस पॉइंट तक पाइपर को भी लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ एंडी ही है। अब इतनी सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से टूट चुका था और वो तुरंत ही अपने कार में यहाँ से निकल लेता है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर लॉरेन का प्लान क्या है और क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रही है। दरअसल लॉरेन पाइपर के शरीर में अपनी बेटी केथी की आत्मा को लाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के शुरुआत में जो हम रिचुअल्स वगैरह देखे थे वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस की रिचुअल थी। नाउ लॉरेन इस रिचुअल को उन VHS टेप्स को देखकर फॉलो कर रही थी जो कि उसे कहीं से तो मिल गई होगी। ऐसे भी पहले सीन में हम देखे ही थे कि वो कल्ट वाले रिचुअल्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले लॉरेन एक डीमन तारिन को बुलाई है, जिसे वो ऑलिवर के शरीर में डाल दी है। ऑलिवर लॉरेन का कोई फॉस्टर बेटा नहीं है, रादर वो तो उसे कहीं से किडनैप करके लाई है। यही वजह है कि ऑलिवर चुप रहता है और अजीब बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर डीमन तारिन है। नाउ तारिन को उस इंसान की लाश खिलानी होगी जिसे जिंदा करना है, यानी कि इस केस में केथी की लाश। तभी तो लॉरेन केथी के लाश को प्रिजर्व करके रखी है। नाउ केथी की आत्मा को किसी और शरीर में डालना होगा जो कि पाइपर का शरीर होगा, और इसके लिए पहले पाइपर को ठीक उसी तरह से खत्म करना होगा जैसे केथी खत्म हुई थी, यानी स्विमिंग पूल में डूब के, वो भी बारिश के टाइम, क्योंकि केथी बारिश के टाइम ही खत्म हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लॉरेन हैवी रेन का इंतजार कर रही थी। नाउ लॉरेन के प्लान में एंडी एक कांटे की तरह था, इसलिए वो एंडी को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब आप पूछ सकते हैं कि केथी की आत्मा पाइपर में कैसे आएगी। वेल, इसके पीछे थियरी ये है कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा शरीर में काफी दिन तक रहती है। तो तारिन डीमन जब केथी के शरीर को खाएगा तो वो आत्मा को भी निगल लेगा, एंड देन वो उस आत्मा को उल्टी करेगा, यानी स्पिट आउट करेगा इन पाइपर्स बॉडी। अब ऑलिवर, जिसके शरीर में तारिन है, वो बेचैन हो रहा था केथी को खाने के लिए, और इसीलिए वो बार बार घर के बाहर वाले शेड में जाने की कोशिश करता था। इन शॉर्ट, तारिन रेस्टलेस हो रहा था और लॉरेन परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रही थी फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ रिचुअल। सो आई होप इस पॉइंट तक आपको लॉरेन के मकसद के बारे में पता चल गया होगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, लॉरेन पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस वाली जगह पे छोड़ आती है ताकि घर पे वो अकेले रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधा वेंडी के ऑफिस में जाता है और वहां वो एक मिसिंग बच्चे की पोस्टर पाता है। ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ऑलिवर था, जिसका ओरिजिनल नाम कॉनर बर्ड था। यानी वाकई में लॉरेन किसी रैंडम बच्चे को किडनैप करके उसके शरीर में तारिन डीमन को डाल दी थी। एंडी ये सब बात वेंडी को बताता है, लेकिन वेंडी ऑफ कोर्स एंडी की बात नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो वेंडी लॉरेन के साथ पहले काम कर चुकी थी और लॉरेन इस जगह की बेस्ट काउंसलर रही थी। दिस टेल्स अस कि लॉरेन की जब पहले बेटी थी तो वो काफी नॉर्मल औरत थी, वो अभी जाके ऐसी पागल हो गई है। नाउ दूसरी वजह ये थी ना भरोसा करने की कि लॉरेन अब तक एंडी के बारे में वेंडी से ढेर सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी कर चुकी थी, इंक्लूडिंग दिस कि एंडी अपनी बहन को मारा है। एंडी यहाँ कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन को मार नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट जब एंडी 8 साल का था तब वो एक बार पाइपर को मारा था, और यही वो कांड है जिसकी बात मैं कर रहा था। एंड उसी टाइम पे एंडी प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी भी पाइपर पे हाथ नहीं उठाएगा। अब एंडी की बातें और डिस्प्रेशन देखकर वेंडी को लगता है कि शायद बंदा सच बोल रहा हो, और इसीलिए वो लॉरेन के घर को एक बार चेक करने की सोचती है। बस फिर क्या था, दोनों कार में निकलते हैं और रास्ते में एंडी अपनी बहन पाइपर को वॉइसमेल भेजता है सेइंग कि लॉरेन मोस्टली इविल है और वो पाइपर को कभी हर्ट नहीं करेगा, भले ही उसके पिता उसे हर्ट करते थे। अब इस वॉइसमेल में वेंडी की आवाज भी कैप्चर हो गई थी जो कि एंडी को कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑलिवर के अंदर का तारिन डीमन रेस्टलेस होता जा रहा था और वो घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए खाना शुरू कर दिया था।
अब ओलिवर यहाँ सिर्फ खाने की चीज ही नहीं बल्कि टेबल फ्लोर जो दिख रहा है उसे ही खा रहा था। ओलिवर एक डीमन से कम नहीं दिख रहा था और जब लॉरेन घर आती है तो ओलिवर लॉरेन पे भी हमला करके उसके हाथ को बुरी तरह काट लेता है। लॉरेन किसी तरह ओलिवर को बाहर बंद करती है और ओलिवर खुद को ही खाना शुरू कर दिया था। लॉरेन यहाँ खून से सर्कल बना के ओलिवर को काम डाउन करने की कोशिश करती है। अब एक खराब बात यह होती है दोस्तों कि पाइपर की फोन लॉरेन के पास थी और वो वॉइस नोट सुन के समझ जाती है कि वेंडी और एंडी दोनों यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में वो तुरंत पूरे घर को क्लीन कर देती है और जब वेंडी यहाँ आती है तो वो सब कुछ एकदम नॉर्मल पाती है। लेकिन तभी वेंडी नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा था, मतलब काटा था ना ओलिवर वहीं से, और वेंडी इस बारे में उससे पूछती है। लॉरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो एकदम से अपना कंट्रोल खोते हुए चिल्लाने लगती है कि उसे कैसे भी अपनी बेटी केथी को जिंदा करना है। इस पॉइंट पे वेंडी समझ जाती है कि लॉरेन वाकई मेंटली अनस्टेबल है और वो बाहर भागती है। बाहर एंडी वेंडी को शेड दिखाता है जिसके अंदर केथी की लाश पड़ी थी और ओलिवर इस लाश को खाने लग गया था। ये देख वेंडी और एंडी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से दोनों को ही ठोक देती है। इस टक्कर में वेंडी तो तुरंत ही खत्म हो जाती है और एंडी बुरी तरह से चोटिल होकर वहीं गिर गया था। लॉरेन कार से बाहर आके एंडी को पास ही के एक वाटर पडल में डुबो के खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर वापस लेके आती है। इस पॉइंट पे ओलिवर एंडी को भी थोड़ा खा लिया था और इसलिए वो एंडी की आवाज में बोल के पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है। पाइपर ओलिवर को टच करके समझ जाती है कि ये तो एंडी नहीं है और यहाँ पाइपर को शक हो जाता है। शक इसलिए क्योंकि लॉरेन से बताई थी कि ओलिवर के लाल कर्ली हेयर्स हैं, जबकि पाइपर जब ओलिवर के हेड को टच करी तो वहां बाल थे ही नहीं। ऐसे में पाइपर तुरंत भागती है और खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। लॉरेन चिल्ला चिल्ला के पाइपर को बाहर बुलाती है लेकिन पाइपर बाहर नहीं जाती। तभी पाइपर फील करती है कि बाथरूम में एंडी की लाश है। जी हाँ दोस्तों, इससे पाइपर टूट जाती है और एन मौके पे लॉरेन भी ब्रेक इन कर लेती है। इस पॉइंट पे लॉरेन फाइनली अपना इविल प्लान बताती है और वो क्लियरली कह देती है कि वो पाइपर को डुबो के खत्म करना चाहती है। ये सुन के पाइपर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो देख नहीं सकती थी तो वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को खींच के पूल में ले जाती है और उसे डुबाना शुरू करती है। डूबते हुए पाइपर को होश आता है और वो किसी तरह पानी में ऊपर आती है और मम चिल्लाती है। मम बोले तो मॉम, और मॉम सुन के लॉरेन को ऐसा लगता है मानो पाइपर उसे ही मॉम बोल रही है और इस मोमेंट में लॉरेन फ्रीज कर जाती है। लॉरेन को काइंड ऑफ अंदाजा हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी या फिर उसके अंदर ममता वाली फीलिंग आई होगी जिससे वो रुक गई। और इसी ब्रीफ मोमेंट का फायदा उठा के पाइपर पूल से निकलती है और गिरते पड़ते यहाँ से बाहर भागती है। वहीं लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पूल में लेकर आती है। ओलिवर जिसके अंदर टारिन है और जिसका रियल नेम कॉनर बर्ड है, वो तो रिचुअल के लिए तैयार था लेकिन पाइपर के भागने से वो भी पाइपर के पीछे भागता है। पाइपर भागते हुए रोड तक जाती है जहाँ एक कार वाले कपल उसे रेस्क्यू करते हैं। वहीं पजेस्ड ओलिवर भी घर के व्हाइट सर्कल से बाहर जाता है जिससे उसके अंदर का डीमन निकल जाता है। अब जो कपल पाइपर को रेस्क्यू किए थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इस एरिया में आती है। पुलिस यहाँ कॉनर बर्ड को रेस्क्यू करती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था लेकिन हाँ एटलीस्ट अब वो नॉर्मल हो चुका था। देन पुलिस लॉरेन के घर जाती है जहाँ लॉरेन अपनी बेटी केथी की आधी खाई हुई लाश को लेकर पूल में बैठी होती है। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं जो कि एक औरत को जबरदस्ती खींचते हुए नाव पे बिठाते हैं। देन ये लोग उस औरत को एक दूसरे गांव में किसी रत्नमाला के घर पे लेके आते हैं। अब जिस औरत को यहाँ लाया गया था वो पजेस्ड थी और उसे लाने वाला उसका बेटा ही था। रत्नमाला पजेस्ड लोगों के अंदर की बुरी आत्मा को निकाल देती थी और इस पजेस्ड औरत के अंदर किसी सबिता नामक औरत की आत्मा थी। रत्नमाला सबिता को चैलेंज करती है कि वो एक मछली के शरीर में एंटर नहीं कर सकती और चैलेंज एक्सेप्ट करके जैसे ही सबिता मछली के अंदर जाती है रत्नमाला मछली को काट देती है जिससे सबिता की आत्मा खत्म हो जाती है एंड ऑफ कोर्स पजेस्ड औरत भी ठीक हो गई थी। अब अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अंधेरे में घर के बाहर जाता है और वहां से उसकी माँ उसको क्रॉस करते हुए घर के अंदर जाती है। देन जैसे ही ये बच्चा आगे बढ़ता है वो अपने पिता को पेड़ से लटका हुआ खत्म पाता है। बच्चा चिल्लाता है और सीन शिफ्ट होकर बुट्टू नामक बंदे पे आती है जो कि नींद से जागा है। बेसिकली बुट्टू ये सब सपने में देख रहा था क्योंकि उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था। उसके पिता ऐसे ही खत्म हुए थे। और दोस्तों यहाँ बुट्टू की माँ और कोई नहीं बल्कि पहले सीन वाली रत्नमाला ही है। बुट्टू ओडिशा के गाँव भुइनपुर में रहता है और वो एक तालाब ओन करता है जहां उसका काम है मछली पकड़ना और बेचना। ऑल्दो उसके तालाब में बहुत कम मछलियां होती है जिस वजह से बुट्टू कुछ पैसे कमा नहीं पाता। इन शॉर्ट बुट्टू फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा है और उसकी माँ रत्नमाला वही झाड़ फूक वाले काम करके घर चलाती है। रत्नमाला के पास भी कुछ खास पैसे नहीं है क्योंकि एक तो वो कर्ज तले दबी हुई है, इसके ऊपर से वो और भी कर्ज लेती ही जा रही है। यहाँ बुट्टू के दोस्त सनाई से भी मिलते हैं जिसके साथ बुट्टू बाइक पे घूमता फिरता है। बुट्टू और सनाई आने वाली पूजा के लिए गाँव में चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं और इस दौरान हम
गांव के कुछ और लोगों से मिलते हैं, जैसे गांव का पुलिसमैन अमित, जिसके पिता बस अपनी बकरियों के देख रेख में बिजी रहते हैं, और अमित के पिता का नाम है विभूति। देन गांव में एक होम्योपैथी डॉक्टर भी है, जिसकी बेटी रिंकी बुट्टू को पसंद करती है, लेकिन बुट्टू उससे दूर भागता रहता है। फिर गांव में एक बंदा है जो कि एकमात्र ऐसा आदमी है जो फॉरेन गया है। बेसिकली वो दुबई होके आया है और यहाँ सबको वल्ला हबीबी करता रहता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बुट्टू के दोस्त सनई की बाइक में एक इशू है, मतलब वो अपनी बाइक को किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से ऑन कर लेता है की होल में डाल के। ऑल्दो की बाइक में फंसती नहीं है तो कहीं भी गिरती रहती है। खैर आगे दुबई वाले बंदे के घर पे फंक्शन था, जिसमें खाना बनाने के लिए ढेर सारी मछलियों की जरूरत थी, और बुट्टू यहाँ अपने पोखर से सिर्फ 1 कार्टन मछली ही दे पाता है, क्योंकि उसके तालाब में मछलियां बहुत कम थी। वहीं बुट्टू का कजन सोमू ढेर सारे कार्टन में मछलियां लाता है और वो बुट्टू को बेइज्जत भी करता है, सेइंग कि कैसे उसका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। सोमू का भी एक तालाब है जहाँ ढेर सारी मछलियां हैं और इसीलिए सोमू अच्छा खासा कमा रहा है। फिर इसके बाद हम बुट्टू के ग्रेट ग्रैंडफादर की पुण्यतिथि देखते हैं, जहाँ एक बार फिर सोमू और बिट्टू भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुट्टू सोमू की बुलेट बाइक पे बैठ गया था और इस बात पे सोमू उसे उल्टी सीधी बात सुना देता है। बुट्टू खुद बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता था, और यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि गांव के जो लोग थे वो बुट्टू को उसकी माँ की झाड़ फूक वाली प्रोफेशन के लिए उल्टी सीधी बातें बोलते रहते थे, और इस बात से बुट्टू को बहुत बुरा फील होता था। वैसे यहाँ एक फनी बात ये थी कि बुट्टू की दादी उसकी माँ को काफी सताती थी, इसलिए बुट्टू की माँ रत्नमाला हर पुण्यतिथि पे ऐसे एक्ट करती थी मानो उनके अंदर ग्रेट ग्रैंडफादर की आत्मा आ गई है। देन वो अपनी ही सास से अपना पैर वगैरह दबाती थी, मटन बनवा के खाती थी और दारू भी पीती थी। एनीवेज उस रात बुट्टू और उसकी माँ के बीच बहस छिड़ जाती है, क्योंकि बुट्टू गांव से बाहर जाके कुछ काम करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे गांव से बाहर जाने ही नहीं देती थी। इसलिए आज बुट्टू गुस्से में बोल देता है कि वो कल सुबह गांव से बाहर चला जाएगा। अब अगली सुबह बुट्टू की माँ घर के बाहर एक उल्लू को देखती है और उन्हें फील होता है कि आज का दिन सही नहीं है, इसीलिए वो बुट्टू को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन बुट्टू सनई के साथ गांव से बाहर एक आदमी से मिलता है जो कि इन्हें दुबई में नौकरी दिलवा सकता था, लेकिन इस सब के लिए वो 10 लाख रुपए मांगता है, जो कि बुट्टू या सनई के पास नहीं थे। इसलिए दोनों वापस गांव आने लगते हैं और आते आते काफी देर रात हो चुकी थी। तभी सनई की बाइक की वापस गिर जाती है और अब इन्हें बाइक स्टार्ट करने के लिए कोई नुकीली चीज चाहिए थी। इस नुकीली चीज की तलाश में बुट्टू एक पेड़ के पास जाता है जहाँ कुछ तो असाधारण था। अब सनई जब बुट्टू को खोजते हुए उस पेड़ तक आता है तो वो बुट्टू को वहाँ लेटा हुआ पाता है। बुट्टू के हाथ में एक बड़ी नुकीली कील थी जिससे बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बुट्टू अब बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। मतलब ना तो वो कुछ बोल रहा था, ना उसके शक्ल पे कोई एक्सप्रेशंस थे। बुट्टू घर पे एकदम चुपचाप आता है और बिना अपनी माँ से बात किए खाना खा के सो जाता है। अब अगली सुबह एक चमत्कार होता है। बेसिकली बुट्टू के तालाब से ढेर सारी मछलियां निकलती हैं, जिससे बुट्टू की अच्छी कमाई होती है। इतना ही नहीं, सोमू के तालाब से बिल्कुल भी मछली नहीं निकलती, जिससे सोमू का शक सीधा बुट्टू पे जाता है। अब उस रात पुलिसमैन अमित के पिता विभूति की एक बकरी गायब हो जाती है और हम भी उसको दिखाया जाता है कि एक साया बहुत ही तेजी से बकरी को उठा ले गया। दिन अगली सुबह हम बुट्टू को अपने घर में मटन बनाते हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुट्टू यहाँ अपनी माँ को अच्छे खासे पैसे भी देता है, जिसकी मदद से उसकी माँ अपना कर्ज चुका पाती है। कर्ज चुकाते वक्त वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हैं और ऐसे में रिंकी ये पैसे लौटाने बुट्टू के घर आती है। यहाँ बुट्टू रिंकी के पीछे एकदम चुपचाप आता है एंड दिस वाज वियर्ड, क्योंकि यूजुअली बुट्टू रिंकी से दूर भागता था, लेकिन आज वो रिंकी की तरफ अट्रैक्टेड दिख रहा था। जो भी हो, अगली रात फिर से विभूति अंकल की एक और बकरी गायब होती है और अगली सुबह तो गांव वालों को एक बकरी की कंकाल मिलती है, एज इफ कोई उस बकरी को कच्चा ही खा गया हो। इस पॉइंट पे बुट्टू की माँ को भी उस पर शक होने लगा था, क्योंकि देर रात जब वो पानी पीने उठी थी ना, तो बुट्टू ना सिर्फ जगा हुआ था बल्कि चेयर पे बैठा हुआ भी था। अब दिन में बुट्टू रिंकी के घर जाके उसे 5 बजे डैम के नीचे मिलने बुलाता है। फिर रास्ते में सोमू आके बुट्टू से भिड़ जाता है, क्योंकि सोमू को लग रहा था कि बुट्टू उसकी मछली चुरा रहा है। ये लड़ाई पुलिसमैन अमित छुड़वाता है और इस पॉइंट पे भी बुट्टू के हाव भाव थोड़े अलग थे। तो शाम के 5 बजे जब रिंकी बुट्टू से मिलने डैम के नीचे आती है तो बुट्टू उसे किस करने की कोशिश करता है। इससे रिंकी अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बुट्टू घर आता है और यहाँ उसकी माँ एक औरत के अंदर के भूत को निकाल रही थी। ये औरत बुट्टू को देख अजीब तरह से हंसती है। देन बुट्टू की माँ रत्नमाला से कहती है कि वो तुम्हारे बेटे को छीन ले जाएगा। इसके तुरंत बाद ये औरत अपनी ही जीभ को अलग कर देती है और रत्नमाला कैसे तो इसके अंदर से भूत को निकाल देती है। अब उस रात रत्नमाला को उसी औरत के सपने आते हैं जो कि बार बार कह रही थी कि वो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेगा। नाइटमेयर से उठ के रत्नमाला पानी पीती हैं और तब उन्हें महसूस होता है मानो कोई घर में इधर उधर कर रहा है। वो फौरन अपने बेटे के कमरे को चेक करती है जहाँ बुट्टू तो आराम से सो रहा था, लेकिन जमीन पे उन्हें क्लियरली खून के निशान दिखते हैं। इस पॉइंट पे रत्नमाला श्योर हो जाती है कि बुट्टू के अंदर किसी तरह का भूत जरूर है। वहीं गांव में बकरियां लगातार गायब होती जा रही थी और ऐसे में गांव वाले मशाल वगैरह लेकर रात को निकलते
जाते हैं टू फाइंड दिस बकरी चोर। हालांकि गांव वाले के हाथ कोई नहीं लगता। अब अगली सुबह पूजा वाला दिन था और यहाँ एक सॉन्ग होता है। सॉन्ग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि सॉन्ग के दौरान एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जब साउंड प्ले होता है तो बुट्टू को उससे प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों सॉन्ग के दौरान ही बुट्टू की माँ उसके कमरे में बेड के नीचे एक नींबू रख देती है। जब बुट्टू घर वापस आता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के सामने इस नींबू को फेंकता है। देन वो घर के सारे सामान को हवा में लेविटेट करा देता है। बुट्टू यहाँ ए माँ करके अजीब तरह से हंसता है और फिर अपनी माँ को नाम से पुकार के कहता है कि मैं तुम्हारे लेवल से ऊपर की आत्मा हूँ, तो मेरे साथ छेड़खानी करने की मत सोचना। ये बोल के बुट्टू अपना कमरा बंद करके सो जाता है। अब इस सीन के बाद हमें रत्नमाला के पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जब बुट्टू छोटा बच्चा था। उस वक्त भी ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रहे थे और बुट्टू के पिता रत्नमाला से बार बार कहते हैं कि रत्नमाला को अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना चाहिए पैसे कमाने के लिए। रत्नमाला इसके लिए साफ मना कर रही थी, जिससे बुट्टू के पिता खुश नहीं थे। फिर एकदम से एक दिन बुट्टू के पिता ढेर सारे पैसे लेके आ जाते हैं एंड इट वाज क्लियर कि वो किसी तरह का गलत काम कर रहे थे। अब बुट्टू के पिता क्या गलत कर रहे थे वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ प्रेजेंट टाइम में बुट्टू भी ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा था। I mean, वो अपनी माँ को पैसे दे रहा था और बोल रहा था कि जो चाहिए ले लो, मैं लाके दूंगा। दूसरी तरफ गांव वाले रात को पहरा बढ़ा रहे थे क्योंकि अब तो काफी सारी बकरियां गायब होने लग गई थी। वहीं रिंकी की बात की जाए तो उसके पिता उसकी शादी एक बैंगलोर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करवाने की सोच रहे थे, लेकिन रिंकी तो बुट्टू को पसंद करती थी, इसीलिए वो बुट्टू से मिलकर उससे कहती है कि बुट्टू उसके पिता से उसका हाथ मांग ले। ये दोनों एक पॉन्ड के पास बैठे होते हैं और तभी सोमू अपने पंटर लोगों के साथ यहाँ आता है। सोमू सोचता है कि वो बुट्टू को तालाब में धक्का दे देगा, लेकिन जैसे ही वो नजदीक जाता है उसे तालाब में रिंकी की परछाई तो दिखती है, लेकिन बुट्टू की कोई परछाई नहीं थी। इससे सोमू समझ जाता है कि बुट्टू के साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो चिल्लाते हुए भागता है। अब उस रात गांव वाले एक बहुत बड़ी सर्च करते हैं ये पता लगाने कि आखिर उनकी बकरियों को कौन खा रहा है। और इस सर्च के दौरान एक बंदा सूसू करने के लिए रुकता है। वो पीछे छूट जाता है और तभी उसे जंगल में हलचल महसूस होती है। अगले क्षण उस बंदे का सर धड़ से अलग हो चुका था और गांव वाले बिना सर के शरीर को देख एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। अगले दिन पुलिस आती है और शरीर को जांच के लिए भेजा जाता है। वहीं गांव वालों को हिदायत दी जाती है कि वो लोग रात में घर से बाहर ना निकलें। इस सब के पैरेलल में बुट्टू रिंकी के पिता के पास जाके ये कह देता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये बात सुन के रिंकी के पिता बुट्टू को खड़ी खोटी सुनाते और यहाँ से भगा देते हैं। ना उस रात बुट्टू की माँ रत्नमाला उसे कन्फ्रंट करके पूछती है कि वो कौन है, मतलब किसकी आत्मा बुट्टू के अंदर है। रत्नमाला यहाँ बुट्टू पे कुछ पाउडर भी छिड़कती है जिससे बुट्टू गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ का गर्दन पकड़ के उन्हें हवा में उठा देता है। बुट्टू यहाँ चिल्लाते हुए अपनी माँ को आखिरी चेतावनी देता है सेइंग कि वो उसके मामलों में दखल अंदाजी ना करे। अब इस पॉइंट पे कहानी वापस पास्ट में जाती है जहाँ हम जान पाते हैं कि बुट्टू के पिता के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। दरअसल वो काला जादू शुरू कर दिए थे और एक पॉइंट पे वो अपने ही बेटे बुट्टू की बलि चढ़ाने वाले थे। तब रत्नमाला उन्हें रोकी थी और इसी हाथापाई में वो बुट्टू के पिता का गला दबा के उन्हें समाप्ति कर दी थी। देन वो बुट्टू के पिता को पेड़ से लटका दी ताकि सभी को लगे कि वो खुद ही ये सब किए हैं। सो इन शॉर्ट रत्नमाला ही अपने पति को खत्म की थी, लेकिन वो ऐसा अपने बेटे को बचाने के लिए करी थी। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम रत्नमाला को किसी को फोन लगाते देखते हैं और फोन ना उठने पे वो चुपके से बस पकड़ के कहीं जाने लगती हैं। जाने से पहले वो बुट्टू के दोस्त सनई से उस पर नजर रखने को कहती हैं, साथ ही उसे सावधान रहने को भी कहती हैं। अब रत्नमाला यहाँ लिंगराज आदमी से मिलने जा रही थी जो कि तंत्र विद्या में काफी एक्सपर्ट था। लिंगराज जो अपने आप को ली बुलाता है तो हम भी उसे ली ही बोलेंगे। वो तुरंत एक रिचुअल करके पता लगाता है कि आखिर बुट्टू के अंदर किसकी आत्मा है। यहाँ एक अजीब घोस्टली औरत ली के कान में चिल्लाती है और यहाँ हम अमारी नामक आदमी की बैक स्टोरी देख पाते हैं। अब ये अमारी कौन है? वेल, उसकी ही आत्मा बुट्टू के शरीर के अंदर है और इसीलिए हमें उसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। तो अमारी का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ जन्म देते हुए ही चल बसी थी। अमारी के पिता भी उसे अबैंडन कर दिए थे और ऐसे में वो बहुत गरीबी में पला बढ़ा। इसी वजह से वो चोरी करके ही खाता पीता था और गाँव के लोग उसे मारते पीटते थे। बड़े होने के बाद अमारी गाँव के लोगों की बकरियां चुराता था और यहाँ अमारी एक लड़की को भी पसंद करता था। इनफैक्ट वो लड़की भी अमारी को पसंद करती थी। अब ये जो लड़की थी उसका पिता गांव का बड़ा आदमी था और उसकी बकरी भी अमारी चुरा रहा था। एक रात लड़की के पिता को पता चल जाता है कि अमारी ही उसकी बकरियां चुरा रहा है, इसलिए अगले दिन वो गांव के कई लोगों को लेके उसके घर पे धावा बोलता है। इस टाइम पे अमारी और वो लड़की इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही गांव वाले घर के अंदर आते हैं वो इस लड़की को मृत हालत में पाते हैं और लाश के पास अमारी रो रहा था। सबको लगता है कि अमारी ही इस लड़की को खत्म कर दिया है और बस फिर क्या था, गांव वाले अमारी को बांध के मारते पीटते हुए उसी पेड़ के पास ले जाते हैं जिसके पास बुट्टू पजेस हुआ था। वहाँ ये लोग अमारी को खूब पीटते हैं, देन पेड़ से बांध के एक
कील को उसके सर के आर पार कर देते हैं। अब दोस्तों ये वही कील है जो कि उस दिन बुट्टू ढूंढा था बाइक स्टार्ट करने के लिए। बुट्टू को ये कील पेड़ के अंदर धसी हुई मिली थी और बुट्टू उस कील को पेड़ से निकाल दिया था, जिस वजह से अमाड़ी की आत्मा आजाद होकर उसके शरीर में आ गई थी। सो यस, ये थी बुट्टू के अंदर वाली आत्मा अमाड़ी की बैक स्टोरी। खैर प्रेजेंट टाइम में सनई बुट्टू को बकरी मार के कच्चा खाता हुआ देख लेता है और वो किसी तरह वहां से बच के भागता है। इसके बाद बुट्टू रिंकी के घर में जाके उसके साथ इंटीमेट होता है और रिंकी के पिता के आने से पहले वहां से भाग भी जाता है। जाने से पहले बुट्टू रिंकी से ये कहते जाता है कि ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इसी के पैरेलल में पुलिसमैन अमित के पिता गायब थे और अमित उन्हें किसी तरह जंगल में ढूंढता है। विभूति अंकल कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्व हुआ था जब उनका बेटा अमित पुलिस वाला बना था, लेकिन आज अमित उनकी बकरियों को चोरी होने से नहीं बचा पाया, तो फिर किस बात का पुलिस। ये सुन के अमित एकदम गर्म हो जाता है और वो पूरे गांव को असेंबल करता है ताकि ये लोग मिलके आज फाइनली बकरी चोर को खत्म कर सकें। इसी गैदरिंग में सोमू भी आता है जो कि अपने साथ बंदूक लाया था ताकि वो कल्प्रिट को गोली ही मार दे। दूसरी तरफ रत्नमाला और ली भी गाड़ी से गांव वापस आ गए थे, लेकिन घर पे इन्हें बुट्टू नहीं मिलता। ऐसे में ली बुट्टू के कमरे की चादर को फाड़ता है, उसकी गांठ बनाने लगता है। वहीं बुट्टू तो रिंकी को लेके भाग रहा था, लेकिन जैसे ही ली घर पे गांठ बांधते हैं, बुट्टू उधर तरफना शुरू करता है। इस पॉइंट पे बुट्टू का असली भूतिया चेहरा सामने आता है और रिंकी भी इसे देख पाती है। बुट्टू एकदम असाधारण गति से भागता है और सीधा अपने घर पहुंचता है। अब इससे पहले ली बुट्टू पे जादुई राख या पानी डालते बुट्टू उन पे हमला कर देता है, फिर उछल उछल के यहाँ से भागता है। ये लोग बुट्टू का पीछा करते हैं और यहाँ बुट्टू रिंकी के घर जाके उसके पिता पे हमला करता है, फिर रिंकी को जबरदस्ती खींच के ले जाने लगता है। तभी ली यहाँ फिर से आते हैं और इस बार वो बुट्टू के सर पे चमत्कारी राख डाल ही देते हैं, जिससे बुट्टू कुछ देर के लिए निर्बल होता है। इसी मौके का फायदा उठा के ये लोग बुट्टू को बांध देते हैं और फिर उसकी एग्जॉर्सिज्म काइंड ऑफ शुरू करते हैं। ली यहाँ मिरेकल वाटर एक बाउल में डालते हैं जहाँ बुट्टू की परछाई की जगह हम क्लियरली अमाड़ी को देखते हैं। यहाँ ये लोग बुट्टू के अंदर की जो आत्मा है यानी अमाड़ी है उससे पूछते हैं कि आखिर अमाड़ी को क्या चाहिए। अगर बकरियां चाहिए तो वो उसे दिया जाएगा, लेकिन अमाड़ी कहता है कि उसे रिंकी चाहिए। रिंकी शायद इसलिए चाहिए क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसका प्यार कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब वो अपना प्यार कंप्लीट करना चाह रहा है। इसके बाद बुट्टू उर्फ अमाड़ी अपने चेयर को हवा में लेविटेट करके एकदम से नीचे गिराता है, जिससे चेयर टूट जाती है एंड इन टर्न वो आजाद हो जाता है। देन वो सब पे अटैक करता है एंड फाइनली रिंकी को उठा के भागता है। बुट्टू रिंकी के साथ जंगल में भागने लगता है और यहाँ रिंकी रेजिस्ट कर रही थी। अब अगर आपको याद हो तो जंगल में लोग ऑलरेडी बकरी चोर को हंट कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग कई जगह जाल भी बिछा चुके थे। बुट्टू इन्हीं में से एक जाल में फंस जाता है और सभी गांव वाले इस तरफ बढ़ने लगते हैं। इस पॉइंट पे रिंकी को बुट्टू पे दया आ जाती है और वो बुट्टू को जाल से आजाद कर देती है। बुट्टू भागता है और गांव वाले उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। सोमू यहाँ अपनी गन का इस्तेमाल करके बुट्टू पे गोली चलाता है, जिससे बुट्टू एक गड्ढे में गिर जाता है। इस पॉइंट पे गांव वालों को फाइनली पता लगता है कि बकरी चोर और कोई नहीं बल्कि बुट्टू है और इस बात से सभी एकदम शॉक में थे। अभी बुट्टू इन पे हमला कर देता है और वो जंगल में भाग के छुप जाता है। देन वो एक एक करके ढेर सारे गांव वालों को मारना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो सोमू के जो दोस्त लोग थे ना, पंटर लोग, उनको भी निपटा देता है। अब इससे पहले वो सोमू या अमित को निपटाता, रत्नमाला और ली यहाँ पहुंच जाते हैं। ली यहाँ अपने मुंह में एक ऐसा यंत्र रखे थे जिसे वाइब्रेट करने पे वही साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे बुट्टू को प्रॉब्लम होती थी। पजेस्ड बुट्टू यहाँ विचलित होता है और ऐसे में गांव वाले उसे मार पीट के बेबस कर देते हैं। गांव वाले बुट्टू को खत्म ही कर देते, लेकिन रत्नमाला उन्हें ये बता के रोकती है कि वो बुट्टू नहीं रादर अमाड़ी है जो कि बुट्टू के शरीर को पजेस किया है। इस पॉइंट पे रत्नमाला बुट्टू के अंदर के अमाड़ी को शांत करती है और यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल अमाड़ी अपनी लवर को नहीं मारा था, रादर उस लड़की के पिता अपनी बेटी को अमाड़ी के घर पे देख लिए थे। इससे वो समझ गए कि अमाड़ी और उनके बेटी के बीच रिलेशनशिप है और ये बात अगर गांव वालों को पता लग जाती तो उनका नाम बदनाम होता, इसीलिए वो अपनी ही बेटी को खत्म कर दिए थे। अब क्योंकि वो अपनी बेटी को अमाड़ी के घर पे मारे थे, तो जब अमाड़ी वापस आया तो अपनी प्रेमिका को मृत पाया और लड़की के पिता अमाड़ी को तुरंत फंसा के खत्म करवा दिए थे। इस पॉइंट पे रत्नमाला बुट्टू के अंदर के अमाड़ी को शांत करती है और हमें ऐसा लगता है मानो अमाड़ी शांत हो गया है, लेकिन फिर एकदम से वो भड़क जाता है और हवा में लेविटेट करने लगता है। रत्नमाला उसके पैर को पकड़ती है और तभी सनई को याद आता है कि अमाड़ी की आत्मा उस कील की वजह से पैर में बाध्य थी, मतलब कील को निकालने के बाद ही आजाद हुई थी, तो उसी कील से वापस अमाड़ी की आत्मा को रोका जा सकता है। वो फौरन रत्नमाला को सेम कील देता है और रत्नमाला इस कील को बुट्टू के पैर में चुभाती है। इससे बुट्टू के अंदर के अमाड़ी की आत्मा वाकई तरफ के बाहर निकलती है और ली बिना समय गवाए इस आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। इसके बाद बुट्टू फाइनली अपने होश में आता है और सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। अब यहाँ से सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ बुट्टू और सनई दुबई जा रहे हैं एज उनकी वहाँ फाइनली जॉब लग गई है। जाने से पहले बुट्टू रिंकी से मिलता है, उसे सॉरी कहता है
और रिंकी से उसका इंतजार करने को कहता है, सेइंग कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। रिंकी यहाँ क्लियरली कहती है कि बुट्टू को वापस नहीं आना चाहिए एंड दिस डिपिक्ट्स कि शायद वो अब बुट्टू से शादी करना नहीं चाहती। इसके बाद हम बुट्टू को उसी पेड़ के पास जाते देखते हैं जहाँ पे उसके अंदर अमारी की आत्मा आ गई थी। फिल्म है। सो इन फुटेजेस में हम सबसे पहले इन तीन यूट्यूबर्स को देर रात कार में देखते हैं जहां ये लोग मदरमानी गांव की तरफ जा रहे थे। दरअसल रिचिक अपने यूट्यूब चैनल पे 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था और इसी खुशी में वो सौम्य और सौप्तिक के साथ एक मेगा कोलैब कर रहा था। सौप्तिक के चैनल का नाम था सूपी टॉक्स और सौम्य के चैनल का नाम था फूडी बाज। इन तीनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सौप्तिक तो एक जेन्युइन क्रिएटर है, लेकिन सौम्य की हरकतें कुछ ठीक नहीं है एज वो अपने चैनल को सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ग्रो करना चाहता है। अब रास्ते में अचानक इन्हें एक औरत दिखती है जो कि व्हाइट साड़ी में इनके कार के करीब आती है, लेकिन जब तक ये लोग कार रोक के नीचे उतरते ये औरत भाग चुकी थी। इसके ठीक बाद इनकी कार भी खराब हो जाती है और कार को ठीक करने की कोशिश में ही ये लोग रात गुजार देते हैं, ऑल्दो कार ठीक नहीं होती। बस फिर क्या था, इन्हें प्लान करना पड़ता है कि ये मदरमानी गाँव में ही रुके। अब अगली सुबह सौप्तिक रिचिक पे थोड़ा भड़क रहा था क्योंकि सौप्तिक के हिसाब से रिचिक को सौम्या के साथ कोलैब नहीं करना चाहिए था एज सौम्य सिर्फ कंट्रोवर्सी वगैरह में रहता है, लेकिन रिचिक का कहना था कि सौम्या की सोशल मीडिया पे रीच अच्छी है और इसीलिए वो इसके साथ कोलैब किया है। खैर सुबह ये लोग टाउन में घूमते हैं और इन्हें एक दुकान पे पता लगता है कि कार रिपेयर शॉप 5 मील दूर है। दुकानदार इन्हें ये भी बताता है कि गांव की एक प्रथा है जिसके हिसाब से कोई भी टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो उन्हें कम से कम 5 दिन रुकना पड़ता है। वो आगे कहता है कि यहाँ रेखा माँ नाम की एक साधिका है जिनसे इन्हें बात करनी होगी, मतलब परमिशन लेनी होगी और तभी ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। अब रिचिक इस दुकानदार की बात को इग्नोर करता है और तभी गाँव का एक लड़का विकी यहाँ ये कहते हुए आता है कि रेखा माँ गायब हो गई हैं। विकी की बातों से हम समझ पाते हैं कि कल रात कार के सामने जो व्हाइट साड़ी में औरत आई थी वो रेखा माँ ही थी। अब विकी रिचिक को पहचान जाता है कि वो एक यूट्यूबर है जिसके चैनल का नाम है चायबला बॉम्ब। ये यूट्यूबर्स अपने एक सब्सक्राइबर को देख बहुत खुश होते हैं और ऐसे में ये लोग इस विकी की मदद करते हैं इन फाइंडिंग रेखा माँ। फाइनली रेखा माँ इन्हें एक पोखर के किनारे दिखती हैं और विकी उन्हें अजीब तरह से बाल पकड़ के खींच के ले जाता है। इसके बाद विकी एक ई रिक्शा में अनाउंस करता है कि आज रात रेखा माँ का शो है। ऐसा शो? वेल, यहाँ गाँव वाले अपनी प्रॉब्लम से क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं और रेखा माँ सबके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी, सबके क्वेश्चंस को आंसर करेंगी। अब विकी अनाउंसमेंट पे ये भी कहने लग जाता है कि आज रात के शो में 3 पॉपुलर यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं, मतलब यही 3 यूट्यूबर्स जिन्हें हम देख रहे हैं। और यहाँ अजीब बात ये थी कि विकी इन तीनों से कोई भी परमिशन नहीं लिया था इस अनाउंसमेंट से पहले। ऑफ कोर्स रिचिक इस बात पे थोड़ा भड़कता है, लेकिन सौम्य वाज लाइक कि चलेगा यार, वहाँ रात को चलेंगे क्योंकि वहाँ हमें कंटेंट मिलेगा। खैर इस सब के बाद तीनों वापस दुकानदार के पास आते हैं और वो इन्हें रेखा माँ की कहानी सुनाता है। दरअसल कुछ समय पहले इस गाँव में तांत्रिक किसी लड़की को सियालदह से किडनैप करके लाया था। देन वो अपनी तांत्रिक प्रक्रिया शुरू किया, लड़की पे भी एंड इन जनरल। उन दिनों गाँव में एक भयानक एपिडेमिक था जिसके कारण लोग बीमार होकर अपनी जिंदगी गंवा रहे थे। एक बच्चे को तो अजीब सीजर्स वगैरह भी आने लगे थे और तब तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या और रिचुअल्स की मदद से उस लड़की के अंदर यानी रेखा माँ के अंदर डेमी गॉड को लाया और रेखा माँ उस बच्चे को पूर्ण रूप से हील कर दी। अब सुनने में ये कहानी अजीब थी, लेकिन ये 3 यूट्यूबर्स कुछ क्वेश्चन नहीं करते, रादर ये पास ही के जगदम्ब होटल में एक कमरा ले लेते हैं। यहाँ इनके बीच फिर से बहस हो जाती है, जहाँ सौम्या तो रात वाले शो में जाना चाहता था फॉर कंटेंट, लेकिन सौप्तिक इसके फेवर में नहीं था। अभी इनके कमरे में वही लड़की आती है जिसे सब रेखा माँ बुला रहे थे और ये लड़की इन तीनों से मदद मांगने लग जाती है। वो कहने लगती है कि गांव वाले उससे अजीब चीजें करवाते हैं और इससे पहले रेखा आगे कुछ बताती, विकी यहाँ रेखा को ढूंढते हुए आ जाता है और वो रेखा को वापस अजीब तरह से धक्का देते हुए खींचते हुए ले जाता है। अब उस रात ये तीनों यूट्यूबर्स रेखा माँ वाली शो पे जाते हैं और वहाँ विकी इन्हें फ्लैश लाइट वगैरह जलाने से मना करता है। हम देखते हैं कि एक झोपड़ी के अंदर तांत्रिक होता है और वहाँ रेखा माँ पजेस्ड हालत में थी। गाँव के कुछ लोग रेखा माँ से सवाल कर रहे थे, लाइक उनका कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है तो कौन किया है एंड इस तरह के ही पर्सनल क्वेश्चंस, और रेखा माँ इनके सवालों का जवाब दे रही थी, वो भी कैरेक्टर्स के अलग अलग आवाज में। इट वॉज क्लियर कि रेखा स्पिरिट से कनेक्ट करके उनसे बात कर रही थी या फिर ये सब एक ढोंग था। और आज वाले शो के बाद तीनों यूट्यूबर्स होटल आके इस पे बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ सौप्तिक इस बात में यकीन कर रहा था कि रेखा वाकई स्पिरिट से कनेक्ट कर पा रही थी, वही रिचिक को लग रहा था कि ये सब एक ढोंग है। सौम्या तो अलग ही नशे में पड़ा हुआ था और वो रेखा के अट्रैक्टिव होने की बात कर रहा था। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद विकी आता और वो कहता है कि रेखा अलग सर्विसेज भी देती है। इस अलग सर्विस का क्या मतलब है वो आप व्यूअर समझ रहे होंगे।
और ऐसे में सौम्या तुरंत 2000 रुपए देता है और वो एक कमरे में रेखा के साथ चला जाता है। दिन अगली सुबह जब सौप्तिक और ऋचिक उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ सौम्या एक अजीब ट्रांस वाले हालत में था, साथ ही रेखा का कोई अता पता नहीं था। सौम्या पूरे दिन इसी बुरी हालत में था और ऐसे में उस रात ये लोग सौम्या को लेकर वापस रेखा एंड तांत्रिक वाले शो पे जाते हैं। यहाँ सौप्तिक और ऋचिक पहले तो फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, देन तांत्रिक से खूब बहस करने लगते हैं क्योंकि सौम्या की हालत रेखा के कारण ही खराब हुई थी। मतलब एटलीस्ट ये लोग ऐसा मान रहे थे। बेसिकली इनका कहना था कि रेखा और तांत्रिक मिलकर सौम्या के साथ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। तो हाँ, इसके कारण यहाँ अफरा तफरी मचती है और इसी कहासुनी के बीच रेखा आउट ऑफ कंट्रोल होकर इन पे हमला कर देती है। और जैसे ही ऐसा होता है विक्की तो यहाँ से तुरंत भाग निकलता है। रेखा सौम्या और ऋचिक पे हमला कर देती है और सौप्तिक किसी तरह यहाँ से भागता है। भागते हुए वो थोड़ी दूर आता है लेकिन एकदम से वो अपने सामने पोजेस्ड रेखा को पाता है। वो अजीब तरह से हंसते हुए सौप्तिक पे हमला करती है और रेखा के आखिरी शब्द यही थे कि मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। यहीं पे फिल्म खत्म होती है और हम ये तो जानते ही हैं कि उस दिन के बाद से ये तीनों यूट्यूबर्स लापता हैं। तो शुरुआत में हमें एक कोट दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसी है, इट इज हिडन विद इन द सोल ऑफ ऑल बीइंग्स, ओनली द सटल सीयर्स विद शेयर इंटेलिजेंट आर केपेबल ऑफ सीइंग इट। मेकर्स के हिसाब से ये कठोपनिषद में बताया गया है। यहाँ हम एक इंसान को देखते हैं जो कि ट्रेन स्टेशन के पास अपनी नोटबुक में कुछ स्क्रिप्ट जैसा लिख रहा होता है। देन स्क्रीन पे एंजाइटी करके टेक्स्ट आती है और ये इंसान अपने घर की लॉक ओपन करता है। अंदर जाते कोई उसके सर पे वॉर करता है और ये इंसान गिर जाता है। आगे कुछ डिफरेंट विजुअल्स आते हैं जिसके बाद हम उसी इंसान को फोन पे बातें करते देखते हैं। ऑल्दो अब ऐसा लग रहा था मानो इस इंसान के हाव भाव बदल चुके हैं। कह रहा होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी जीव नश्वर हैं, मतलब टेम्पररी हैं और समय के साथ कमजोर पड़ते हैं या बिगड़ते जाते हैं, जबकि वो खुद इनविंसिबल या इमॉर्टल है। इसके बाद कुछ डिफरेंट सीन्स आते हैं और वॉइस ओवर में हमें डिजायर्स की बातें बताई जाती है। एक जो इस दुनिया में है वो भगवान के ही छोटे छोटे अंश हैं। हमारी आत्माएं उस परमात्मा का ही हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र का ही अंश है। भगवान के अनंत अंशों में से कुछ यानी हम जैसे जीव 5 तत्वों से यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं और इसी से हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो बनता है। हमारी आत्मा तो परमात्मा का अंश है लेकिन वो इस फिजिकल बॉडी के अंदर है। यही असल समस्या है क्योंकि जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम इसकी माया में खो जाते हैं। हम इस शरीर की खूबसूरती, शक्ति या किसी भी खूबी पर घमंड करने लगते हैं और इस घमंड में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली रूप तो आत्मा है। हम इस नश्वर शरीर को ही मेन समझ लेते हैं यानी आई यानी कि मेरा शरीर और मोई। जब हम इस शरीर को अपना मेन मान लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं तो अहंकार यानी कि ईगो के कारण हमारी इच्छाएं यानी कि डिजायर्स बढ़ने लगती है। जिंदगी इच्छाओं का एक लंबा दौरा बन जाता है। हम एक के बाद एक चीज पाने की चाह में लगे रहते हैं। सिर्फ जोर जबरदस्ती से या जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को दबाना उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार उन्हें और भी ताकतवर बना देता है या एक नए रूप में पैदा कर देता है। जब तक हम अपनी असली पहचान यानी कि आत्मा को नहीं समझेंगे और भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक इच्छाओं का ये चक्र चलता रहेगा। तो ऐसी डीप बातें बोलने के बाद आगे हम एक्टर को देखते हैं जो कि और भी कुछ डीप बातें बोलता है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन क्या इससे कीचड़ का रंग बदल जाता है। इसके बाद हम कैरेक्टर को अलग अलग तरह से बिहेव करते देखते हैं, मतलब इट वाज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। और जब घर के अंदर एक और आदमी आता है तो ये इंसान उसके सर पे वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। फिर हम इनके हाथों पे एक टैटू देखते हैं जिसके बाद ये आदमी बेहोश हुए इंसान को खींच के एक कमरे में लाता है और उस पे कांच के टुकड़े से हमला कर देता है। एंड में वो हंसता है, चिल्लाता है। देन हम फिर से उस आदमी को अपनी नोटबुक के साथ देखते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। सो आई नो कि इन विजुअल से आपको कई बातें कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को देख लीजिए। मतलब सिर्फ 12 मिनट की फिल्म है, क्योंकि जो विजुअल्स 12 मिनट में दिखाए गए हैं उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर की मीनिंग्स को मैं जरूर बता सकता हूँ जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। सो डायरेक्टर ने अपनी फिल्म मोई को सिर्फ एक कहानी सुनाने का जरिया नहीं माना है, बल्कि उनका कहना है कि ये एक बहुत ही सिंबॉलिक फिल्म है जो मूड और माहौल पे ज्यादा फोकस करती है। बताते हैं कि फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट अपनी स्क्रीन प्ले लिखता है वो दरअसल उसकी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, जिससे ये साफ होता है कि किरदार नेगेटिविटी में कितना गहरा डूबा हुआ है। डायरेक्टर के लिए ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी बल्कि एक बहुत ही पर्सनल सफर है। उन्होंने इस फिल्म में कई रोल्स प्ले किए हैं और हर रोल उनकी अपनी अलग अलग इमोशंस को दर्शाता है। उनके हिसाब से मोई उनकी क्रिएटिविटी और साइकोलॉजिकल जर्नी का एक सच्चा रिफ्लेक्शन है। अब वो नेगेटिविटी के नेचर को भी समझते हैं। हमारी आम जिंदगी में हम अक्सर एक्सपीरियंसेस को एक नेगेटिव लेंस से देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हम सेफ रहेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि जब ये नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है तो ये हमारी सारी इमोशंस को ढांप लेती है और लाइफ को समझने की हमारी दिमागी क्षमता को बहुत छोटा कर देती है। हमारा फोकस सिर्फ उस एक चीज यानी उस नेगेटिविटी पे रह जाता है। डायरेक्टर नेगेटिविटी को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ निगल जाती है, ये
नाराज करती है, ये हावी हो जाती है। ये मेरा हिस्सा बनने से इनकार करती है और मुझसे मांग करती है कि मैं पूरा का पूरा यही बन जाऊं। अब दोस्तों इस फिल्म में दो अलग अलग सिनेमैटिक स्टाइल्स को ब्लेंड किया गया है। एक तरफ ट्रेडिशनल फिल्म स्ट्रिप रील्स की टेक्सचर्ड ब्यूटी है और दूसरी तरफ डिजिटल कैमरा की क्रिस्टल क्लैरिटी है। फिल्म में दो अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज का भी इस्तेमाल किया गया है जो ऑडियंस को प्रोटैगनिस्ट की रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन के बीच के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। जैसे कि 2.35:1 का वाइडर रेशियो प्रेजेंट टाइमलाइन के लिए है जो कहानी के विस्तृत रूप को दिखाता है और एक तरह से सिनेमा को एक ट्रिब्यूट भी है। वहीं 4:3 का रेशियो स्क्रीन प्ले राइटिंग वाले हिस्से के लिए है जो राइटर के दिमाग के उस सीमित और कन्फाइंड स्पेस को दर्शाता है। फिल्म के अंदर कलर्स भी अपने आप में एक किरदार है। हर रंग एक खास इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ग्रीन रंग ग्रीड और एम्बिशन को दिखाता है, लाल कलर डेंजर, हेल और कंट्रोल खो देने को सिग्निफाई करता है, ब्लू कलर आइसोलेशन, मेलंकली और इनर एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करता है जो अक्सर कैरेक्टर्स के आउटफिट में भी दिखाई देता है, और येलो रंग होप, जॉय और कंटेंटमेंट को एम्बॉडी करता है जो कॉस्ट्यूम डिजाइन में साफ नजर आता है। फिल्म का अंत एक बहुत ही गहरे इंट्रोस्पेक्टिव कॉल फ्रॉम द सोल के साथ होता है जो बताता है कि प्रोटैगनिस्ट अब एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच गया है जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग की सीमाओं से परे है। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक कोट दिखाया जाता है जो कि अब्राहम वैन हेल्सिंग के मेडिकल जर्नल से ली गई कोट है। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने इन्फेक्टेड लोगों को देखा है कि कैसे वो अपने विक्टिम्स के खून पे फीड करते हैं। इससे विक्टिम्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। ऐसे में अगर इस साइकिल को रोका नहीं गया तो ये इन्फेक्टेड लोग पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करके अपने जैसा बना देंगे। लोकल्स इस बीमारी को एक नाम दिए हैं विच इज वैम्पायरिज्म। अब जिन्हें नहीं पता कि अब्राहम वैन हेल्सिंग कौन है, उन्हें मैं बता दूं कि ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल में अब्राहम वैन हेल्सिंग ही कईयों के साथ मिलकर ड्रैकुला को समाप्त किए थे। मैंने अपने चैनल पे ड्रैकुला वाली ओरिजिनल बुक को एक्सप्लेन कर रखा है और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक कर दूंगा। स्टिल यहाँ भी मैं शॉर्ट में ड्रैकुला वाली कहानी बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो के बीच में दूसरी वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े। 1897 में पब्लिश हुई थी ब्रैम स्टॉकर की ड्रैकुला और ये नोवेल शुरू होती है एक लॉयर जोनाथन हार्कर से जो ट्रांसिल्वेनिया जाता है काउंट ड्रैकुला के कासल में। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है पर धीरे धीरे जोनाथन को समझ आता है कि ड्रैकुला एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ड्रैकुला फिर अपना सफर करता है इंग्लैंड की तरफ जहां उसकी पहली शिकार बनती है लूसी। लूसी की हेल्थ बिगड़ती है और उसके दोस्त हेल्प के लिए बुलाते हैं डॉक्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग को। तब रिवील होता है कि लूसी एक वैम्पायर बन चुकी है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है उसके ही फियोंसे आर्थर होमवुड के हाथों। ड्रैकुला का नेक्स्ट टारगेट बनती है मीना जो कि जोनाथन की वाइफ थी। ड्रैकुला अपना खून उसके वेन्स में डालकर मीना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन मीना खुद एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाती है, यानी कि हिप्नोसिस के जरिए वो ड्रैकुला के मूव्स ट्रेस करती है। आखिरी बैटल होती है ट्रांसिल्वेनिया के माउंटेन्स में। अब्राहम वैन हेल्सिंग और उनका ग्रुप ड्रैकुला का सामना करते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद क्विंसी मॉरिस समाप्त होता है और फाइनली ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीना बच जाती है और ग्रुप ड्रैकुला के कर्ज को खत्म कर देता है, या कम से कम वो सोचते हैं कि कर्ज खत्म हो गया है। तो अब्राहम्स बॉय की कहानी ड्रैकुला के समाप्त होने के 18 साल बाद की है, यानी ये कहानी 1915 में सेट है इन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। वैसे ये एक पॉसिबल मिस्टेक और फ्रीडम ऑफ चॉइस और लिबर्टी है फिल्म मेकर्स की, क्योंकि भले ड्रैकुला नोवेल 1897 में आई थी जहां से 18 साल बाद 1915 ही होता है, लेकिन ड्रैकुला वाले इवेंट्स एक्चुअली में डायरी नोट्स के रूप में थे जो कि 1890 के दौरान हुए थे और ड्रैकुला खुद नवंबर 1890 में समाप्त हुआ था। तो उसके समाप्त होने से 18 साल बाद ईयर आता है 1908 या फिर 1909 भी हो सकता है। तो हाँ, ये कंटिन्यूटी एरर हो सकती है या फिर एज आई से लिबर्टी फ्रॉम फिल्म मेकर्स। जो भी हो, इसे इग्नोर करके हम कहानी पे आते हैं। तो यहाँ हम एक औरत को अकेले चल के कहीं जाते हुए देखते हैं। ये लेडी काफी थक चुकी थी और कोई भी घुड़सवार उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था टू द नियरेस्ट टाउन। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और औरत को ऐसा लगता है मानो कोई उसके आसपास है। तभी एकदम से एक काले केप और वस्त्र पहना आदमी इस औरत पे हमला कर देता है और सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हमें एक सेक्लूडेड सा घर दिखाया जाता है जहाँ अब्राहम वैन हेल्सिंग रह रहा है विद हिज फैमिली। ये जगह जनरल टाउन से काफी दूर है और इस जगह के आसपास कुछ नहीं है। अब्राहम की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मीना है। जी हाँ, दिस इज शॉकिंग क्योंकि ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल के अंत में मीना जोनाथन हार्कर के साथ थी, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की पत्नी है, यानी कि जोनाथन हार्कर अब इस दुनिया में नहीं है। जोनाथन के साथ क्या हुआ इस पे हम थोड़ा बहुत थ्योरी सेक्शन में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि मीना और अब्राहम के 2 बच्चे भी हैं, जहाँ बड़े वाले लड़के का नाम मैक्स है
और छोटे वाले लड़के का नाम रूडी है। मैक्स और रूडी एक दूसरे से काफी अलग है। आई मीन मैक्स फिजिकली काफी स्ट्रांग है, लकड़ियां काटता रहता है, काम एंड कंपोज्ड है, लेकिन मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे बात पढ़ाई की हो या इन जनरल मेंटल अवेयरनेस की। इनफैक्ट मैक्स अपने पिता पे आंख मूंद के भरोसा करता है। वहीं रूडी एक स्क्रॉनी यानी पतला दुबला कमजोर सा किड है, लेकिन मेंटली वो मैक्स से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो पढ़ने लिखने में काफी स्मार्ट है और उसका नेचर थोड़ा रिबेलियस है। इनफैक्ट वो चीजों को क्वेश्चन भी करता है। खैर एक रात जब मैक्स नहा रहा होता है तो उसके पिता अब्राहम आके उससे कहते हैं कि वो जिस चीज से भाग रहे थे वो शायद अब इनके करीब आ चुका है और ऐसे में उन्हें मैक्स की मदद चाहिए होगी। मैक्स ये सब सुन के हामी भरता है। अब उस रात सोते वक्त मैक्स की नींद किसी आवाज से खुलती है और मैक्स इस आवाज का पीछा करते अपने पिता के ऑफिस रूम की तरफ जाता है। ऑफिस रूम की लाइट ऑन थी और यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मैक्स और रूडी को अब्राहम के ऑफिस रूम में जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद मैक्स पास ही अपनी माँ को देखता है जो कि परेशान दिख रही थी और अपने में बड़बड़ा रही थी कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। मैक्स तुरंत अपनी माँ को टोकता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। मीना कहती है कि उन्हें हमेशा से बेटी चाहिए थी लेकिन उन्हें 2 बेटा हुआ है। बेटियां सॉफ्ट होती है और उनको सेफ रखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एनीवेज अगले दिन अब्राहम मैक्स को दिखाते हैं कि इनके घर के पास नया रेल रोड एक्सटेंशन आने वाला है, यानी पटरियां बिछेंगी, रेलवेज आएगी। इसके लिए कुछ लोग सिविल मेजरमेंट्स के लिए आसपास आ गए थे और अब्राहम के हिसाब से अब इस एरिया में और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब्राहम और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनिशियली ये लोग लंदन में थे ड्रैकुला वाली स्टोरी के टाइम पे, फिर एम्स्टरडैम मूव हुए और फिलहाल कैलिफोर्निया के एकदम एकांत प्लेस पे हैं। अब्राहम मैक्स को ये भी बताते हैं कि कैसे सालों पहले मीना और उसके फ्रेंड उनकी मदद लिए थे टू गेट रिड ऑफ एन ईविल। क्लियरली यहाँ ड्रैकुला की बात हो रही है। अब्राहम के हिसाब से तब वो क्रीचर मीना पे हमला किया था और मीना का ब्लड इफेक्ट हुआ था। इनफैक्ट उस घटना से मीना हमेशा के लिए बदल गई। मीना की वो मेमोरीज और स्कार कभी हील नहीं होगी और उसी सब से दूर ये लोग कैलिफोर्निया आए हैं। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मीना वापस कुछ दिन से ठीक नहीं दिख रही, एज इफ शी इज सिक। और ऐसे में अब्राहम को शक है कि लंदन वाली थ्रेट यहाँ तक आ चुकी है। ये थ्रेट या क्रीचर्स मीना के माइंड से कनेक्टेड हैं और ऐसे में अगर वो नजदीक आते हैं तो वो मीना के करीब खींचे चले आएंगे। बेसिकली अब्राहम यहाँ मैक्स से कह रहे थे कि खतरा आ चुका है और मैक्स को तैयार रहना है ताकि वो मीना और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी डिस्कशन के दौरान यहाँ तांगे पे एक भाई बहन आते हैं जिनका नाम था एडी एंड एल्सी। दरअसल ये दोनों पैसिफिक रेल रोड्स के सिविल सर्वेयर्स थे जो कि इस जगह को मैप करेंगे फॉर रेल रोड एक्सटेंशन। और इसी एक्टिविटी के दौरान एडी के ऊपर कुछ भारी गिर गया था जिससे वो चोटिल हो गया था। ऐसे में एल्सी अपने भाई को अब्राहम के घर लेके आई थी क्योंकि उसे पता चला कि आसपास अब्राहम रहते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। अब्राहम फौरन एडी को बांध में लिटाते हैं और वो डिड्यूस करते हैं कि उसके रिब्स टूट गए जिससे उसका लंग पंक्चर हुआ है और ऐसे में उसके सीने के अंदर प्रेशर बन रहा है। वो तुरंत एडी के सीने में कट लगा के उसकी प्रेशर रिलीज करते हैं, देन होल में पाइप लगा देते हैं ताकि प्रेशर वापस ना बने। देन वो एल्सी से एडी को पास वाले टाउन हॉस्पिटल ले जाने कहते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक अजीब बात ये थी कि अब्राहम एडी की एक फोटो भी ले लिए थे इन हिज कैमरा। नाउ आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि मीना घर में ब्लड पुडिंग बनाती है जिसमें यूजुअली तो पिग्स ब्लड होता है, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की खास एलिक्सर यूज की थी विच वाज परफेक्टेड ओवर टाइम। इसी दौरान इनके घर में एक बैट यानी चमगादड़ आ जाता है जिससे मीना बहुत डर जाती है। मैक्स तुरंत इस बैट को पकड़ के दफना देता है एज बैट खुद वॉल से टकरा के खत्म हो गया था। ना उस रात रूडी और मैक्स बात करते हैं जहां रूडी कहता है कि उसे घर में कुछ आवाजें आती है, लाइक कभी नॉकिंग की, स्क्रैचिंग की एंड ऑल दैट। रूडी का शक है कि कहीं उसके पापा द्वारा बताए गए क्रीचर्स इनके घर में तो नहीं आ गए हैं। ऑल द वैम्पायर्स बिना परमिशन के अंदर तो नहीं आ सकते। मैक्स इन बातों को इग्नोर करता है और रूडी को चुपचाप सोने को कहता है। अब अगली सुबह एल्जी इनके घर पे आती है और उसकी मुलाकात मीना से होती है। एल्जी बेसिकली यहाँ थैंक यू कहने और कुछ कुकीज देने आई थी, लेकिन यहाँ मीना थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है। मीना एल्जी से पूछती है कि क्या तुम अकेली लड़की हो इन द कैंप। देन वो एल्जी को काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट कहती है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे नाइट के हंग्री क्रीचर से सावधान रहने कहती है। ना आगे हम मीना को फिर से थोड़ा ट्रांस में जाके अपनी पुरानी एक्सपीरियंस पे बात करते हुए सुनते हैं जहां वो ड्रैकुला की ठंडी सांस और उसके फिजिकल फीचर्स का जिक्र करती है। ये सब बातें मैक्स और रूडी को सुनने में अजीब लगती है। उस शाम रूडी मैक्स से कहता है कि उसे बाहर दूर में आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मैक्स का कहना था कि वो कुछ नहीं सुना है। ये दोनों शाम होने पे घर के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हम भी उसको दूर में एक अजीब मास्क्ड मैन दिखता है जो कि काले कपड़े में था। ना उस रात मैक्स को एक सपना आता है जहां वो अपनी माँ मीना को किसी वैम्पायर के पास देखता है। खैर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो मीना की हालत बिगड़ने लगी है। इनफैक्ट एक दिन तो वो मैक्स के पास एकदम हड़बड़ी में ये कहते हुए आती है कि ये लोग इस जगह पे सुरक्षित नहीं है। मीना काफी कमजोर होकर गिर भी जाती है और ऐसे में अब्राहम मीना को कमरे में रेस्ट करवा के उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। अब्राहम मीना के थर्स्टी यानी कि प्यासा होने पे उसे ड्रॉपर से पानी दे रहे थे या समथिंग एल्स। इनफैक्ट
इनफैक्ट वो मैक्स को मीना के करीब भी नहीं आने दे रहे थे। अब्राहम का कहना था कि मीना को किसी तरह की अनहोली इलनेस हो गई है और ऐसे में उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अब्राहम मैक्स की थोड़ी खून कलेक्ट करते हैं और वो खून मीना को चढ़ाने लगते हैं। मीना इससे भड़क जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ आ गया, मैं उसे फील कर सकती हूँ, उसकी थॉट्स अपने दिमाग में फील कर रही हूँ और उसकी शैडो विंडो पे है। हालांकि जब मैक्स विंडो पे जाके बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई शैडो थी। ये नजारे मैक्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। वहीं रूडी तो अपनी किताबों की दुनिया में था। समय के साथ मीना बहुत बीमार हो चुकी थी, इतना कि अब खाना वगैरह मैक्स ही बना रहा था। अब्राहम दिन भर बाहर रहते थे और ऐसे में मैक्स और रूडी एक दिन बॉल से खेल रहे होते हैं। खेल खेल में रूडी खिड़की से अब्राहम के ऑफिस में घुस जाता है और उसके पीछे मैक्स भी जाता है। मैक्स गलती से कुछ फोटोज एंड ग्लासेस गिरा देता है, जिससे ऑफ कोर्स कांच टूट जाती है और मैक्स तुरंत रूडी को यहाँ से निकलने कहता है, क्योंकि इन दोनों का अब्राहम के ऑफिस में आना मना था। लेकिन रूडी तो रिबेलियस था और वो कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। रूडी को यहाँ एक पर्दे के पीछे सीक्रेट डोर मिलता है जिसपे क्रॉस साइन था और ये डोर एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ खुलता था। ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और इन्हें यहाँ इनिशियली कोई नहीं दिखता, लेकिन एकदम से एक औरत रेंगती हुई स्टेयर्स पे आती है और इनसे मदद मांगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक औरत बंद थी। इनफैक्ट ये वही औरत है जिसपे मूवी के पहले सीन में हमला हुआ था। मैक्स और रूडी से बहुत डर जाते हैं और तभी अब्राहम यहाँ आ जाते हैं। वो तुरंत एक लकड़ी से इस औरत पे हमला कर देते हैं और इस दृश्य को देख रूडी चिल्लाना शुरू करता है। देन अब्राहम जबरदस्ती मैक्स और रूडी को बेसमेंट में ये कहते हुए लाते हैं कि आज वो इन दोनों को सब कुछ सिखाएंगे अबाउट हिज लाइफ्स वर्क। आज तक वो इनसे ये सब छिपाते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया में अनडेड रहते हैं। यहाँ अनडेड मोस्टली वैम्पायर्स को कहा जा रहा है। अब्राहम आज तक 13 अनडेड को खत्म कर चुके हैं और वो लोगों को भी ट्रेन करते हैं टू डील विद अनडेड। वो मीना के फर्स्ट हस्बैंड जोनाथन हार्कर को भी ये कला सिखाए थे। अब्राहम के हिसाब से ये औरत भी एक अनडेड है जिसपे वैम्पायर फीड कर चुका है। अब्राहम इस औरत को यहाँ बेसमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए डाले थे टू सी कि ये कब कन्वर्ट होती है और अब्राहम का मानना है कि वाकई में वो चेंज हो रही थी। इस औरत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके हार्ट के थ्रू स्टेक डालना होगा, जो काम करेगा मैक्स। मैक्स तुरंत स्टेक को हैमर लेके ये करता है। वहीं रूडी मैक्स को ऐसा करने के लिए रोक रहा था। मैक्स पूछता है कि औरत के फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना नुकीले, वो कहाँ हैं? जिसपे अब्राहम का कहना था कि वो वैम्पायर्स के मरते गायब हो जाते हैं। ना अब्राहम रूडी से इस औरत का सर अलग करने कहता है ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वापस से ना उठ जाए। रूडी तुरंत मना करता है और ऐसे में अब्राहम उसे फोर्स करना शुरू करते हैं। इस अफरा तफरी में मैक्स अपने पिता को धक्का दे देता है और इससे गुस्सा होकर अब्राहम मैक्स को थप्पड़ मार देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब्राहम मैक्स पे पहली बार हाथ उठाए थे और ऐसे में इस थप्पड़ के बाद अब्राहम और मैक्स बाहर पोर्च पे बैठ के बातें करते हैं, जहां मैक्स कहता है कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकता था इनके हॉर्सेस को लेके, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ये सुन के अब्राहम वाज लाइक, तो चले जाओ, हम तुम्हारे बिना जी लेंगे। क्लियरली इससे मैक्स के इमोशंस हर्ट होते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और अब्राहम को उस औरत के शरीर को दफनाते हुए देखते हैं। अब इस पॉइंट तक मैक्स कहीं ना कहीं अपने पिता के अगेंस्ट सोचने लगा था। वहीं रूडी तो हमेशा से ही अपने पिता की बातों को क्वेश्चन करता था। वहीं मीना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट वो अब्राहम से कहती है कि उसे वो रात याद है जब वो मीना के कमरे में आया था। तब मीना को ऐसा लगा कि अब्राहम उसे बचाया है, लेकिन मीना तो अब्राहम के गड्ढे में गिरती जा रही थी। ये कह के मीना अब्राहम से अपना मुंह मोड़ लेती है, विच वाज सरप्राइजिंग। इसके बाद रूडी और मैक्स अकेले में बात करते हैं, जहां रूडी कहता है कि उसे पहले से ही घर में आवाजें आती थी जो कि उसी औरत की रही होंगी, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। खैर आगे अब्राहम अपने दोनों बेटे मैक्स और रूडी से घर को फोर्टिफाई करने कहते हैं, यानी कि घर के हर कमरे पे होली वाटर, सॉल्ट, ये सब का बैरियर बनाना ताकि एक रूम से दूसरे रूम में वैम्पायर्स नहीं जा सके। देन खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना कि उनका खून थिक है या नहीं, लाइक नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस औरत के कांटेक्ट में आए थे जो कि अब्राहम के हिसाब से वैम्पायर है, तो हो सकता है इनको भी इन्फेक्शन हुआ हो। यहाँ अब्राहम फेथ की बात भी करते हैं, सेइंग कि उनके पिता कहते थे कि फेथ वो होता है जब लोग उन बातों पर यकीन करे जो कि सत्य नहीं है। अब्राहम यहाँ मैक्स से भी बातें करते हैं, सेइंग कि मैक्स अब बड़ा हो चुका है, सटली हिंटिंग कि मैक्स को अब उनके कदमों में चलना होगा। एनीवेज अगले सीन में मैक्स घोड़े पे बाहर होता है जब उसे एलजी मिलती है। इनके बीच जनरल चिट चैट होती है, जहां एलजी बताती है कि वो मैप्स वगैरह ड्रॉ करती है, काइंड ऑफ लाइक आर्टिस्ट है या फिर आर्किटेक्ट बोलो। तभी मैक्स कहने लगता है कि ही इज नॉट श्योर कि उसके पिता सही हैं, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट अब मैक्स को ऐसा लग रहा है मानो उसके पिता की दवाइयां ही उसकी माँ को और बीमार कर रही हैं। एलजी यहाँ मैक्स को थोड़ा सांत्वना देती है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम की आंख लग गई थी और जब उनकी आंख खुलती है तो वो मीना को खत्म पाते हैं। ऐसे में आगे मीना की लास्ट रिचुअल्स होती है और उस रात मैक्स को अपनी माँ का सपना आता है, जहां मीना के गले में वैम्पायर के काटने के निशान थे और मीना के पीछे वैम्पायर भी था। अब अगले दिन मैक्स अपने भाई रूडी को घर से थोड़ी दूर फील्ड में पाता है, जहां रूडी मैक्स के गिटार को तोड़ दिया था।
ऑफ कोर्स गुस्से में, क्योंकि उनकी माँ चल बसी है। रूडी मैक्स से पूछता है कि क्या वाकई मैक्स यहाँ से भागने का सोचा है, जिसमें मैक्स हाँ कहता है। मैक्स ये भी कहता है कि वो कभी भी रूडी को अकेला नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट अपने साथ लेके जाएगा। मैक्स फाइनली यहाँ थोड़ा ओपन अप होकर कहने लगता है कि उसे अपने पिता द्वारा की गई चीजें अगली लगती है। इनफैक्ट मैक्स ये तक डाउट करता है कि अब्राहम लंदन या एम्स्टर्डम से मूव नहीं हुए थे, रादर शायद उन्हें उन जगहों से भगाया गया था। अब्राहम की वजह से ही शायद इनका परिवार ऐसी वीरान जगह पे रहता है और एकदम लोनली है। इन शॉर्ट मैक्स और रूडी अपनी हालातों के लिए अब्राहम को दोषी मान रहे थे। खैर आगे इनके घर पे आर्थर होमवुड नामक बंदा अपनी गाड़ी से आता है। अगर आपको याद हो तो आर्थर वही है जो कि ड्रैकुला वाली कहानी में लूसी का फियांसे था। आर्थर अब्राहम से मिलता है और इनके बीच की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होती है। दरअसल आर्थर अमेरिका घूम रहा था, लेकिन उसका अमेरिका आने का असली मकसद अब्राहम से ही मिलना था। आर्थर को रातों में नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप में गिल्टी फील करता है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लॉस्ट है। आर्थर सबसे पहले ये कहता है कि वो मीना के गुजर जाने के लिए सॉरी फील कर रहा है। देन वो अब्राहम से क्लियरली बोल देता है कि दुनिया छोटी हो रही है और कनेक्ट हो रही है, मतलब रेल रोड्स वगैरह आ रहे हैं, तो चाहे अब्राहम कितना भी भागे, वर्ल्ड विल कम टू हिज डोर स्टेप। इसके बाद आर्थर पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो अब्राहम को अपने पिता समान मानता था और उसकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया विदाउट क्वेश्चनिंग हिम। उसे अब्राहम पे इतना ट्रस्ट था कि आर्थर अपने ही हाथों से अपनी फियांसे लूसी को समाप्त किया, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका और वो चीजों को क्वेश्चन कर रहा है। आर्थर कहता है कि उसे पता है कि अब्राहम अब भी अपना काम कर रहा है एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टॉप। इसके बाद कॉन्वर्सेशन टर्न लेती है जहां आर्थर क्लियरली अब्राहम को क्वेश्चन करने लग जाता है। आर्थर वाज नॉट श्योर कि उसका लूसी को खत्म करना सही था या नहीं। आई मीन वो बस अब्राहम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। क्या लूसी वाकई में वैम्पायर बन गई थी या फिर वो सिर्फ बीमार थी? आर्थर वाज नॉट श्योर कि जो कुछ वो पास्ट में किया उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आर्थर एक कातिल है। इन शॉर्ट आर्थर यहाँ अब्राहम की पूरी लाइफ वर्क को ही क्वेश्चन करने लग गया था। ये सुन के अब्राहम गुस्सा हो जाता है और आर्थर को वीक एंड और भी बहुत बुरी बातें कहता है। अब्राहम कहता है कि लूसी एक मॉन्स्टर बन गई थी जिसे खत्म करना जरूरी था। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर से निकाल देता है। अब दोस्तों आर्थर तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात मैक्स भी सुन लिया था और मैक्स के मन में जो डाउट्स थे अबाउट हिज फादर वो अब कहीं ना कहीं और भी स्ट्रांग हो गए थे। ऐसे में मैक्स भी अपने पिता को क्वेश्चन करता है और जवाब में अब्राहम मैक्स को अपनी डायरी में कुछ फोटोज दिखाते हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें थी जो कि अब्राहम के हिसाब से अनडेड थे और उन्हें अब्राहम ने खत्म किया था। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मैक्स खुद भी तो उस औरत को देखा जो कि क्लियरली अनडेड थी। देन वो घर के आसपास पेरीमीटर सेट करने की बात कहते हैं टू प्रोटेक्ट द फैमिली, लेकिन इस पॉइंट तक मैक्स के सब्र का बांध टूट चुका था। मैक्स क्लियरली कहता है कि वो उन्हें यानी अब्राहम को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनके साथ कहीं जाएगा। मैक्स कहता है कि उसकी माँ मीना अब्राहम की वजह से खत्म हुई क्योंकि अब्राहम मीना को दुनिया से दूर कर दिया, अकेला कर दिया और बीमारी को ट्रीट तक नहीं किया। अब्राहम अपने बच्चों तक को अकेला कर चुका है और इसलिए अब मैक्स उनकी बात नहीं मानने वाला था। ये सुनकर अब्राहम काम होते हैं, मैक्स को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स ड्रिंक लेने जाता है वो उसकी हाथ में चाकू मार के उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। देन वो रूडी को जबरदस्ती लेके घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। वहीं मैक्स अपने घाव पे कपड़े डाल के किसी तरह बेसमेंट वाले दरवाजे को धक्का देके खोलता है। देन वो कुल्हाड़ी लेके अपने पिता के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एल्जी को अपने कैंप में देखते हैं जहां उसका कोवर्कर हेनरी भी था। हेनरी हल्का होने झाड़ियों में जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो पूरी तरह से इंजर्ड हालत में बाहर आता है। ये देख एल्सी डर जाती है और तभी अब्राहम अपने फुल गेटअप में निकलता है और एल्जी को घसीटते हुए एक तरफ ले जाता है। यहाँ अब्राहम के साथ रूडी भी था और अब्राहम रूडी को स्टेक से एल्जी को खत्म करने कहता है। रूडी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में वो स्टेक उठाता है, फिर एकदम से वो अब्राहम पे ही हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अब्राहम पलटवार करता, मैक्स यहाँ आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपने पिता पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले अब्राहम हंसते हुए मैक्स से कहता है कि फाइनली तुम मुझे समझ गए। मैक्स अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर देता है, सेइंग कि वो एक मॉन्स्टर थे, यानी कि एल्सी बच गई और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में मैक्स और रूडी हॉर्स पे बैठ के टाउन छोड़ के जा रहे हैं और बैकग्राउंड में अब्राहम की एक मोनोलॉग होती है। इसमें अब्राहम बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और इसे सुन के आप समझ जाएंगे कि क्यों अब्राहम इस तरह के थे। तो अब्राहम बताते हैं कि उनके पिता अब्राहम को लेकर दुविधा में रहते थे। वो अब्राहम पे एकदम ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट किसी बात पे प्रेस तो छोड़ो, किसी बात पे समझाते भी नहीं थे, क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। वहीं अब्राहम के दादाजी एक पेजेंट थे जो कि सेल्फिश थे और उनके पास कोई स्किल नहीं था। एक तरह से अब्राहम अपने पिता या दादाजी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मूविंग लाइक अ रैट थ्रू देयर वर्ल्ड। तो हाँ, कहीं ना कहीं बचपन में अब्राहम को अकेलापन झेलना पड़ा, ऑल्दो वो अपनी फैमिली के साथ था। और इसके बाद अब्राहम मेडिकल स्कूल गए, अपनी लाइफ बनाए और आगे वो क्या किए ये हम सब जानते हैं। तो यही जो अकेलापन और प्रोटेक्टिवनेस था वो अब्राहम के अंदर आया और अपने हिसाब से वो अपने परिवार को बचा रहे थे और इसके लिए उन्हें बस अपने फैमिली का ट्रस्ट चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें नहीं मिला, क्योंकि भले अपने हिसाब से वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो अपने परिवार का ही दम घोट रहे थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अब्राहम्स बॉय की पूरी कहानी और इस फिल्म को लेके 3 पर्सपेक्टिव या थियरीज हो सकती हैं और इन तीनों पर्सपेक्टिव फिल्म को एक अलग ही मीनिंग देती है। इनमें सेकंड और थर्ड पर्सपेक्टिव काफी सिमिलर है लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
फर्स्ट पर्सपेक्टिव उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हम तीनों पे डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट पर्सपेक्टिव में हम ये मान के चलेंगे कि ड्रैकुला रियल था और वैम्पायर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में अब्राहम सही था, क्योंकि वो अब भी अपना काम कर रहा था, यानी वैम्पायर्स को हंट कर रहा था। अब्राहम की बीवी मीना वैम्पायर के करीब आने से बीमार होकर समाप्त हो गई। अंत में अब्राहम के बच्चे उसकी बात नहीं माने, क्योंकि वो वैम्पायर्स को कभी देखे नहीं थे और अब वो शहर की तरफ जा रहे हैं जहां वो वैम्पायर्स को शायद एनकाउंटर करेंगे। वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है। एटलीस्ट मैं इसमें नहीं मानता। अब अगली पर्सपेक्टिव ये है कि ड्रैकुला तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके खत्म होते सारे वैम्पायर्स भी निपट गए और अब दुनिया वैम्पायरिज्म से फ्री हो चुकी है। इस हिसाब से जब अब्राहम और उसके दोस्त मिलकर ड्रैकुला को खत्म किए तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे गहरा घाव किया। इसका सबूत ये है कि जो लोग भी ड्रैकुला को हंट किए थे वो लोग 1900s में किसी न किसी तरह से परेशान ही हैं। कोई भी मेंटली एकदम सॉलिड नहीं है। जैसे जोनाथन हारकर खत्म हो गया होगा, जिसके बाद मीना अब्राहम से शादी कर ली। मीना खुद मेंटली स्टेबल नहीं है और अब्राहम अब भी वैम्पायर्स को मारने की ठान लिया होगा, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। इट्स इवन पॉसिबल कि अब्राहम ही जोनाथन को खत्म किया होगा, ये बोल के कि जोनाथन भी इन्फेक्टेड हो गया है, जिसके बाद वो मीना से शादी किया। अब अब्राहम मासूम लोगों को वैम्पायर्स बोल के खत्म करने लगा होगा, जिस कारण से उसे लंदन और एम्स्टर्डम से भागना पड़ा। मतलब वहां के लोगों को पता चल गया होगा, वो लोग उसे भगाए होंगे। फाइनली वो एकदम एकांत जगह पे सेटल हुआ इन कैलिफोर्निया। लेकिन जब उसके घर के करीब रेल रोड आने लगी तो उसका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हुआ। उसे लगने लगा कि जैसे जैसे लोग उसके करीब आएंगे वैम्पायर्स भी करीब आ सकते हैं। इनफैक्ट अब्राहम तो उसके घर के करीब आने वाले लोगों को वैम्पायर बोल के निपटा ही देता था। लाइक फिल्म के इनिशियल सीन में एक सिंपल नॉर्मल लेडी थी जिसको वो खत्म कर दिया। देन मीना के खत्म होने में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब्राहम का ही हाथ होगा। सोच के देखो, मीना के बीमार होने पे वो उसे अस्पताल नहीं ले गया और घर पे ही ट्रीटमेंट देने लग गया, जिससे मीना खत्म हुई। या फिर इट्स इवन पॉसिबल कि वही मीना को ड्रग करने लगा होगा, जिससे मीना खत्म हुई। बट हाँ, पूछ सकते हैं कि मीना को अब्राहम खुद ही क्यों ड्रग करेगा? वेल, क्योंकि शायद मीना उसे और उसके पागलपन को क्वेश्चन करने लग गई होगी। मीना क्लियरली कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे अपने गहरे गड्ढे में खींच लिए। इनिशियली जब मीना अब्राहम के साथ आई होगी तो उसे लगता होगा कि अब्राहम सही काम कर रहा है, लेकिन समय के साथ मीना समझ गई कि अब्राहम बस इनको पिंजरे में बांध के रखा है अपने पागलपन के कारण। इट वाज क्लियर कि अब्राहम मीना के मर्जी के बिना उसे सेक्लूड अकेला कर दिया था। ये उस सीन से भी क्लियर दिख जाता है जहां मीना एल्सी के कॉन्फिडेंस ऑफ फ्रीडम को लेकर अजीब बिहेव करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मीना के पास नहीं था। रेल रोड आने से ट्रिगर होकर अब्राहम वहां काम करने वाले लोगों को ही निपटाना चाहता है, लेकिन एंड में उसके बच्चे उसके अगेंस्ट गए। इन शॉर्ट, सेकंड पर्सपेक्टिव कहती है कि ड्रैकुला भले रियल था, लेकिन उसके खत्म होने के बाद दुनिया नॉर्मल हो गई, पर अब्राहम और बाकियों का ट्रॉमा उन्हें जीने नहीं दिया, चाहे वो जोनाथन हो, मीना, अब्राहम खुद या फिर इवन आर्थर। और इसीलिए अब्राहम आज भी वैम्पायर हंटिंग कर रहा है, जबकि आज वैम्पायर है ही नहीं। तो ऐसे में वो मासूम को खत्म कर रहा है।